बच्चों, आज के लिए मैं आपके लेकर आया हूँ 12th की फिजिक्स की क्लास। इस क्लास में आपका स्वागत है। आई होप कि मेरी ये फिजिक्स की क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि मैं इसके अंदर ओनली फॉर बेसिक फिजिक्स के बारे में बताऊंगा कि भविष्य में आपके पास में ये सब्जेक्ट किस प्रकार से उपयोगी होगी, और 12th के अंदर जो पेपर का पैटर्न होता है वो किस प्रकार से होगा, कितने नंबर का पेपर होता है, प्रैक्टिकल कितने नंबर के होते हैं, सेशनल मार्क्स कितने भेजे जाते हैं, वो सारी चीजें मैं इस क्लास के अंदर बताऊंगा आपको। और इंजीनियरिंग लेवल पर ये सब्जेक्ट कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली है वो भी मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। तो आपके पास में जो 12th की फिजिक्स है, जहाँ जिसका बोर्ड में जो पेपर होता है वो 56 नंबर का टोटल पेपर होता है। थ्योरेटिकल पार्ट जो होता है आपके पास में वो 56 नंबर का होता है। सेशनल जो भेजे जाते हैं यहाँ से वो 14 नंबर के होते हैं, और प्रैक्टिकल जो होता है वो आपके 30 नंबर का होता है। तो इस प्रकार से ये टोटल 100 नंबर का बनता है। तो ध्यान रखना, 56 नंबर का बोर्ड का मेन पेपर होता है। बाकी सेशनल होते 14 नंबर के और प्रैक्टिकल होते 30 नंबर के। तो फिजिक्स सब्जेक्ट के बारे में मेन बात यह है कि बच्चे इस सब्जेक्ट का नाम लेके डरते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस सब्जेक्ट को इजी वे में लें। आप जितना इस सब्जेक्ट को हार्ड पैटर्न के रूप में समझोगे उतना ही ये सब्जेक्ट टफ होती जाती है। तो मैं चाहता हूं कि फिजिक्स की कोई भी चीज आप उसके आधार से समझे, उसके बेस से समझे कि ये कोई भी डेरिवेशन है, कोई भी फॉर्मूला है, वो कहाँ से आया है, उसको ओपन किस प्रकार से उपयोग में ले सकते हैं, या कोई सूत्र दिया गया है उसको मैं दूसरे रूप में किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकता हूँ, वो सारी चीजें आपको इसमें समझ में आनी चाहिए, तभी जाके फिजिक्स पढ़ने में मजा आएगा। तो इंजीनियरिंग लेवल की बात करता हूं मैं, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग लेवल से काफी सालों से जुड़ा हुआ था। मैंने इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स भी पढ़ाई है। तो उन टेक्निकल सब्जेक्ट्स के बारे में मैं बात करना चाहूंगा जिसके अंदर फिजिक्स एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। जैसे आप एक जेई की तैयारी करते हो, यानी इंजीनियरिंग लेवल की तैयारी करते हो, जेईन की तैयारी करते हो, जेई मेंस की तैयारी करते हो, या फिर कोई आर्किटेक्चर लेवल का कोई कोर्स करते हो, वो सारे कोर्सेज के अंदर फिजिक्स एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अगर आप 11th-12th की फिजिक्स को ढंग से पढ़ते हैं, उसका बेस मजबूत करके जाते हो, तो भविष्य में कहीं रुकने वाली बात नहीं है। मैं बात करना चाहूंगा बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स मैथ्स को छोड़ देते हैं कि भाई मैथ्स हमारे है नहीं, लेकिन ध्यान रखो कैलकुलेशन, कहीं पर भी जाओगे आपको कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। कि इसलिए मैं चाहूंगा कि आप प्रत्येक चीज अपने साथ में लेके चलो। ये नहीं कि मैंने 10वीं तक गणित पढ़ ली इसलिए मेरे को पढ़नी नहीं है। आप जाओगे सभी जगह मैथ्स काम आएंगी, और उसके साथ जैसे फिजिक्स का कोई भी टॉपिक पढ़ोगे आपको मैथ्स की जरूरत पड़ेगी, मैथ्स की कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इंजीनियरिंग लेवल की बात करते हैं तो ये कहाँ कहाँ काम में आने वाली है, उसका फिजिक्स का नाम परिवर्तित किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले देखो, आप कोई भी मैकेनिकल लेवल की इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो इसी फिजिक्स के कुछ पोर्शंस होंगे जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, SOM जिसको बोला जाता है शॉर्ट में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। दूसरा फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स जिसको कहेंगे ऊष्मागतिकी। वो सारी चीजें, जैसे थर्मोडायनेमिक्स की बात करता हूं मैं, तो 11th क्लास के अंदर आपने ऊष्मागतिकी के बारे में पढ़ा। तो आपने 11th क्लास में ओनली फॉर एक चैप्टर पढ़ा ऊष्मागतिकी की, वही आप अगर इंजीनियरिंग लेवल पे जाओगे बेटा तो आपको पूरी बुक उसके बारे में पढ़नी पड़ेगी। तो बेस आपको कहां से मिलेगा? 11th क्लास से मिलेगा। इसी प्रकार से आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करोगे तो ये सब्जेक्ट्स जो होगी वो सारी चीजें आपको फिजिक्स से मिलने वाली है। तो ये दोनों चीज आप ढंग से पढ़ने के लिए, ये चीजें काम में लेने के लिए आपको 11th की फिजिक्स में ज्यादा बेस मजबूत करना पड़ेगा। इसकी बात मैं करता हूं इलेक्ट्रिकल में आप अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, या फिर कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, उसके लिए ये इस सब्जेक्ट के अंदर देखो पूरी 12th क्लास की फिजिक्स काम आती है।
इलेक्ट्रिक नाम से पता चल रहा है विद्युतिकी, यानी धाराओं के बारे में, विद्युत धाराओं के बारे में, विभव के बारे में, उसके विभिन्न गुणधर्मों के बारे में, सारी चीजें का अध्ययन इस सब्जेक्ट्स के अंदर किया जाता है। तो इसका मजबूत बेस कहाँ से मिलेगा आपको? 12th की फिजिक्स के अंदर मिलेगा। क्यों? क्योंकि 12th की फिजिक्स को दो भागों में बांटा गया है। पहला आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा आपके पास में ऑप्टिक्स। एक भाग तो बांटा गया इलेक्ट्रिसिटी के अंदर और एक भाग बांटा गया आपके पास में ऑप्टिक्स के अंदर। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो मैंने अभी बताया कि क्या क्या चीजें पढ़ेंगे आप, जैसे घरों में विद्युत धारा आती है, कितने वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, ट्रांसफार्मर क्या काम करते हैं, धारा जो सर्किट लगाए जाते हैं वो किस रूप में जुड़े हुए रहते हैं। तो अपने घरों में जो सर्किट लगाए जाते हैं आपको पता होना चाहिए समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं। उसी प्रकार से अगर घरों में सवाल कंपटीशन की लेवल की बात करते हैं तो एग्जाम में सवाल ये पूछा जाता है कि अपने घरों में जो फ्यूज तार लगाया जाता है वो किस क्रम में लगाया जाता है। तो ध्यान रखो, घरों में जो फ्यूज तार लगाया जाता है वो हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 10th क्लास में अपन ने पढ़ा श्रेणी क्रम में क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो होते हैं वो आगे से आगे जुड़े हुए होते हैं। तो फ्यूज तार भी श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होता है ताकि अगर हाई वोल्टेज आवे तो ये फ्यूज तार यहाँ से शॉर्ट सर्किट हो जावे और आगे धारा का प्रवाह बंद हो जावे, ताकि आगे के जो उपकरण हैं वो नष्ट ना हो। इसी कारण से फ्यूज तार को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये सारी चीजें आपको 12th की फिजिक्स के अंदर पढ़ने को मिलेगी। तो 12th की फिजिक्स में और चीज क्या सीखने को मिलेगी अपन को, देखो। और मैं पहले ये कहना चाहता हूं कि जो 12th की फिजिक्स है इसके अंदर 11th का पोर्शन किस प्रकार से उपयोगी होगा। 11th के पोर्शन की मैं बात करता हूं, सबसे मेन जो काम आने वाली चीज है वो विमा है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में कई बार इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है और 1 नंबर का प्रश्न आता है कि भाई कोई भी भौतिक राशि दे दी गई है, उसकी विमा क्या होगी, उसका मात्रक क्या होगा। तो मात्रक और विमाओं के बारे में अपने 11th क्लास में पढ़ा है। दूसरी चीज ये कि मैं इसके अंदर ये बताना चाहूंगा आपको कि कोई भी आप डेरिवेशन लेके चलते हो, कोई भी अगर सूत्र व्युत्पन्न करते हो तो उसको बेस से स्टार्ट करो कि वो किस प्रकार से आएगा। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर एक बताता हूं आपको, एक कार्य का सूत्र आपने पढ़ा, बल इंटू विस्थापन होता है। बल इंटू विस्थापन होता है तो बल का मात्रक आपके पास में होना चाहिए न्यूटन, विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। तो बेटा न्यूटन इंटू मीटर और को क्या और कह सकते हैं अपन, आपने ये भी पढ़ा कि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है, इसका मतलब न्यूटन इंटू मीटर भी एक तरह से जूल है। दूसरी चीज, अगर न्यूटन को आप बदलना चाहते हो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि न्यूटन का मतलब ही किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और 1 मीटर ये हो गया तो हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, यानी जूल का मतलब ये भी होता है। तो इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार से अगर घुमाओ तो आपको हर चीज समझ में आनी चाहिए कि जूल का मतलब ये भी होता है, जूल का मतलब ये भी होता है, जूल का मतलब ये भी होता है। और जूल का अगर आप ऊर्जा के रूप में बात करते हो तो जैसे मैं उदाहरण के तौर पे ऊर्जा लेकर चलता हूं 1/2 mv², गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। अब इसके अंदर भी बेटा देखो m द्रव्यमान होता है, किलोग्राम वेग होता है, वेग का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड होता है, स्क्वायर है इसलिए दोनों का स्क्वायर है। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर देखो ये दोनों सेम है, इसलिए कहा जाता है कि ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है तो कार्य का मात्रक भी जूल होता है। क्यों? क्योंकि जो कार्य होता है वही एक तरह से ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। तो एग्जाम में कंपटीशन की लेवल की बात करते हैं तो सवाल ये बनता है कि कार्य का मात्रक जूल है, तो ऐसी कौन सी भौतिक राशि है जिसका मात्रक भी जूल होता है, यानी ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अब इसी कार्य को देखो मैं थोड़ा सा और उपयोग में लेता हूं, जैसे सारी चीजें आपने 11th में पढ़ी है वैसे तो,
किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आपने अभी पढ़ा। अगर इसको अपन मीटर स्क्वायर से ऊपर नीचे गुणा करता हूं, इसको अगर आप मीटर स्क्वायर से गुणा करते हैं, इसको शॉर्ट में बता देता हूं मैं, ये आता है, ये न्यूटन, ये मीटर, इसको आप मीटर स्क्वायर से गुणा करते हैं ऊपर नीचे, तो ये बनता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और मीटर इंटू मीटर हो जाएगा आपके पास में मीटर क्यूब। देखो ये जो आया, ये किसका मात्रक होता है, दाब का मात्रक होता है, और ये जो मात्रक होता है वो आयतन का मात्रक होता है। इसका मतलब आपके पास में कार्य क्या क्या मात्रक हो गया, एक और सॉरी कार्य का सूत्र क्या बन गया, ये तो हो गया दाब और ये हो गया आयतन, यानी कार्य बराबर पीवीपी होता है। तो फॉर्मूले से आप किस प्रकार से दाब के पदों में कार्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि कौन सी चीज किस प्रकार से उपयोग में आएगी। ये तो हो गया विमाओं के बारे में, मात्रकों के माध्यम से आप विमा निकाल सकते हैं। फिर बात करते हैं अपन राशियों के प्रकार के बारे में। बेटा राशियों के प्रकार आपको पता है 11th क्लास में राशियां दो प्रकार की पढ़ाई गई, अदिश राशि, उसी के अंदर सबसे पहले आपके पास में मैं बात करूंगा अपने पास में विद्युत के बारे में, यानी जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ध्यान रखना मैंने अभी कोई चैप्टर स्टार्ट किया नहीं है, उस चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले अपन उसका मेन टॉपिक आवेश लेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, तब जाके अपन को चैप्टर के बारे में पूरी डिटेल प्राप्त होगी। अभी मैं ओनली फॉर बेसिक बता रहा हूँ कि आप 12th में अंदर क्या पढ़ोगे। विद्युत धारा की बात करते हैं तो विद्युत धारा की पता है, धारा दिशा अपन को पता है कि हमेशा धन से ऋण की ओर होती है। तो आप जब बैटरी को जोड़ते हो प्लस माइनस, तो बेटा धारा हमेशा धन से निकलती है और ऋण की ओर प्रवेश करती है, यानी धारा की डायरेक्शन निश्चित होती है। तो राशियों के बारे में अपन ने पढ़ा कि ऐसी भौतिक राशि जिसको प्रदर्शित करने के लिए दिशा की भी जरूरत पड़ती है वो सदिश राशियां कहलाती है। तो यहाँ डायरेक्शन निश्चित है, जिसका मतलब विद्युत धारा जो है वो एक सदिश राशि होनी चाहिए, लेकिन ये सदिश राशि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं देखो इस प्रकार से बात करता हूं, यहां से 5 एम्पियर का कोई करंट निकल जा रहा है और यहां से 3 एम्पियर का कोई करंट जा रहा है और इस बिंदु पर आकर मिल रहा, तो टोटल मिला के आपके पास में आया, ये जैसे दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल है, तो ये 8 एम्पियर का करंट आपको प्राप्त हुआ। दूसरा इसी प्रकार से मैं लेता हूं, अब एंगल ले लेता हूं 90 डिग्री, 5 एम्पियर, 3 एम्पियर, तो आपके पास में फिर से कितना आया, 8 एम्पियर। यानी विद्युत धारा अगर किसी बिंदु पर मिल रही है, जितनी संधि बिंदु पर आ रही है उतनी ही बाहर निकलती है। आने वाली धाराओं का योग हमेशा जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो लेकिन अब मैंने 60 डिग्री लिया और 90 डिग्री लिया है, तो इस कंडीशन में दोनों के धाराओं के मान अलग अलग होने चाहिए, लेकिन अलग अलग नहीं होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो विद्युत धारा होती है सदिशों के नियमों का पालन नहीं करती है, सदिशों के नियमों का पालन नहीं करती है, इसलिए इस राशि को क्या बोला गया है, सदिश ना बोलकर विद्युत धारा क्या होगी, अदिश होगी। और देखो डायरेक्शन भी निश्चित है, लेकिन ये राशि किस प्रकार की है, अदिश राशि है। और अब मैं बात करता हूं कंप्यूटेशन लेवल में। कंप्यूटेशन लेवल की बात करते हैं तो अगर कोई राशि ऐसी हो जो सदिश और अदिश दोनों की तरह व्यवहार करती हो, उस राशि को क्या बोला जाता है, परदिश राशि। यानी अगर कंप्यूटेशन लेवल की बात करते हैं तो इस विद्युत धारा को ही किस प्रकार की राशि प्रदर्शित किया जाता है, परदिश राशि के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अब बात करते हैं बेटा अपन, ध्यान रखना, अगर ऑप्शन के अंदर परदिश आ गया कंप्यूटेशन में तो आपको परदिश पर टिक करना है, अगर परदिश नहीं है तो आपको अदिश पर ही टिक करना है, क्योंकि 12th के अंदर परदिश नहीं पढ़ोगे, आप क्या पढ़ोगे, अदिश पढ़ोगे। ओके बच्चों, अब मैं बताऊंगा बेटा आपको जो आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था 11th क्लास के अंदर गति के नियमों में,
घटक निकालना, किसी भौतिक राशि के किस प्रकार से घटक निकाले जाते हैं। जैसे कोई बल है आपके पास में, ये आपका क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल पोर्शन है, ये 12th में बहुत काम की लीजिए। मैं चाहता हूं कि सारा बेस पहले से मजबूत हो जाए ताकि जब अपन डेरिवेशन करेंगे तो उसमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो ये क्षैतिज पोर्शन है आपका, इस क्षैतिज से कोई बल लग रहा है P, मान लो थीटा कोण पर लग रहा है। तो क्षैतिज के साथ में जो अब ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक जो लिए जाते हैं वो ध्यान रखना, क्षैतिज P जिस रेखा के साथ में एंगल बना रहा होता है वो इसका क्षैतिज पोर्शन होता है। तो P जो इस रेखा के साथ में पोर्शन बना रहा है इसलिए इसका घटक लिया जाता है P कोस थीटा, और इसका वर्टिकल घटक जो होगा हमेशा वो P साइन थीटा होगा। देखो इसके साथ में कोई घटक कोई एंगल नहीं है इसलिए ये P साइन थीटा वर्टिकल पोर्शन होगा, और इसके साथ में एंगल आ गया है तो क्षैतिज में हमेशा कोस वाला पोर्शन आता है और वर्टिकल में हमेशा साइन वाला पोर्शन होता है। अगर इसको उल्टा कर दूं तो ध्यान रखना, अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया कि अब इस प्रकार से ये है कोई P बल जो थीटा कोण बना रहा है, तो P के लिए अब ये क्षैतिज के इसके साथ में ये एंगल बढ़ रहा है इसलिए ये हो जाएगा P कोस थीटा और इधर आ जाएगा P साइन थीटा। डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन अगर इसकी अंदर की तरफ है तो इसकी भी अंदर की तरफ होगी। डायरेक्शन का मेन ध्यान रखना है यहाँ पर, क्योंकि जब भी आप डेरिवेशन करोगे तो उसके अंदर ये चीजें काम में आने वाली है कि कोई चीज का फैक्टर्स किस प्रकार से निकाले जाते हैं। कभी साइन थीटा ऊपर आता है तो कभी साइन थीटा नीचे आता है, कभी कोस थीटा ऊपर आता है तो कभी कोस थीटा नीचे आता है। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे समझ में आएगा कि P जिस रेखा के साथ में एंगल बना रहा होगा वो कोस थीटा के रूप में आएगा और जिसके साथ में एंगल नहीं बन रहा होगा वो साइन थीटा के रूप में आएगा। ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसको कहते हैं घटक निकालना। किसी भी भौतिक ये कब पढ़ा था आपने, ध्यान रखो। जैसे कोई गाड़ी गति कर रही है, आनत समतल पड़ा, आनत समतल इस प्रकार से कोई गाड़ी गति कर रही थी, ऊपर जा रही है, थीटा कोण पर बना रही है। ये प्रतिक्रिया आपने R लगाई थी, इसका बार W नीचे की ओर लगता है तो R आपके पास में W जो होता है ये थीटा एंगल होता है तो ये भी थीटा एंगल था। अब W इस रेखा के साथ में कोण बना रहा है इसलिए इसका घटक आया W कोस थीटा और इधर की आएगा W साइन थीटा। डायरेक्शन देखो बाहर की तरफ थी इसलिए दोनों की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, बाहर की तरफ। तो इस प्रकार से अपन फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अब ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सारी चीजें आपने 11th में पढ़ी है और ये सारी चीजें 12th क्लास में काम में आने वाली है। विमाओं के बारे में, राशियों के बारे में, घटक के बारे में, उनके मात्रकों के बारे में, ये सारी चीजें आपके 12th में काम आएगी। आप चाहो तो इन जो फैक्टर्स निकालना आप कॉपी में नोट करके अपने नोट्स भी बेसिक तैयारी के लिए तैयार कर सकते हो। दूसरा चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के बारे में आपने पढ़ा, उसमें डेरिवेशन पढ़े कि गोलीय ठोस गोले के कारण गुरुत्व विभव, इस गोले के बाहर विभव कितना होगा, उस गोले के पृष्ठ पर कितना होगा, इसके अंदर कितना होगा। ये जो डेरिवेशन पढ़े आपके 12th में फिर से डेरिवेशन आएंगे। बस अंतर ये कि आपने जो गुरुत्वाकर्षण वाला डेरिवेशन फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा G m1 m2 बटा r स्क्वायर, और अभी जो आपके पास में 12th क्लास में जो आप डेरिवेशन पढ़ोगे यही बल यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल था और यहाँ पर कूलॉम बल हो जाएगा, और इसको पढ़ोगे K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर के रूप में आप इसको पढ़ोगे। तो यहाँ पर ये दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को प्रदर्शित करेगा, और यहाँ पर जो ये बल प्रदर्शित कर रहा था वो आपके दो पिंडों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल था। तो सेम डेरिवेशन होंगे बट ये कि यहाँ पर Q1 और Q2 चार्ज होंगे, K कांस्टेंट होगा, और यहाँ पर जो था M1 और M2 जो था द्रव्यमान थे, दोनों पिंडों के बीच की दूरी यहाँ पर R थी, यहाँ दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होगी, R होगी। फिर इसके बाद में
अपन ने गुरुत्व विभव के बारे में पढ़ा, तो 12th क्लास के अंदर आप उसी को विद्युत विभव के बारे में पढ़ोगे। विद्युत विभव के बारे में पढ़ोगे, जैसे आपने विद्युत विभव बाहर किसी पृष्ठ पर एक ठोस गोला है कोई, इसके बाहर विद्युत विभव का मान आप गुरुत्व विभव का मान पढ़ा आपने -gm/r। तो 12th क्लास के अंदर अपन इसी डेरिवेशन को वापस पढ़ेंगे, तो यहां पर हो जाएगा kq/r। आई होप कि मेरी ये सारी वीडियो आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगेगी। तो सारी चीजें आपको सही ढंग से देखना है। ये चीजें आप बेसिक मजबूत करने के लिए आप एक बार वापस 12th क्लास 11th क्लास की रिवीजन करें, ताकि 12th क्लास में वही डेरिवेशन जब आपको उसको उपयोग में लेोगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके आगे का पोर्शन जो होगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको फिजिक्स की ये बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।